छोटा सा गांव था। नाम था चंदनपुर। वहां रामू नाम का एक बेहद गरीब लेकिन सीधा साधा किसान रहता था। रामू के पास ना तो अच्छी जमीन थी और ना ही हल चलाने के लिए बैल। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर वहां का अमीर और लालची जमींदार धनसुख। एक दिन रामू बाजार से एक कमजोर और बूढ़ा गधा खरीद कर लाया, जिसका नाम उसने मंगू रखा। हे भगवान, इस पूरे बाजार में मुझे यही एक गधा मिला जो मेरे बजट में था। पर यह तो इतना कमजोर है कि खुद का बोझ नहीं उठा पा रहा। मेरा हल क्या खींचेगा? अरे भाई रामू, शक्ल पे मत जाओ, अकल पे जाओ और जरा आराम से बात करो, वरना कमर में लचक आ जाएगी। गधे को बोलते देख रामू के होश उड़ गए। वो डर के मारे पीछे गिर गया। उसे लगा कि या तो वो पागल हो गया है या गधे पर कोई भूत आ गया है। रामू आंखें फाड़े गधे को देखता रहा। मंगू ने अपनी पूंछ हिलाई और मुस्कुराते हुए रामू के पास आया। आया। तुम भूत हो या कोई जिन? गधे कभी बोलते हैं क्या? मुझे मत मारना, मैं बहुत गरीब हूं। शांत गधाधारी भीम शांत। मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं एक जादुई गधा हूं। पिछले जन्म में एक ऋषि को बिना सोचे पिछले जन्म में एक ऋषि को बिना सोचे समझे सलाह दे दी थी, तो उन्होंने गधा बनने का श्राप दे दिया। लेकिन मुझ में एक खूबी है, मैं सिर्फ सच्चे और दिल के साफ इंसान से ही बात कर सकता हूं। रामू का डर धीरे धीरे कम हुआ और उसकी जगह हैरानी ने ले ली। उसने सोचा कि चलो कोई दोस्त तो मिला, भले ही वो 4 पैरों वाला हो। अगली सुबह रामू अपने सूखे खेत में बैठा रो रहा था। बोने के लिए ना बीज थे और ना ही पानी का कोई साधन। मंगू चुपचाप आया और उसने जमीन पर अपने खुर से ठोकर मारी। रामू, रोना बंद करो, जरा इस जगह को खोदो। यहां तुम्हारे दादाजी के जमाने का कुछ दबा हुआ है। यहां तो सिर्फ कंकर पत्थर है मंगू, पर तुम कह रहे हो तो खोद कर देखता हो। रामू ने जैसे ही वहां कुदाल चलाई, वहां से साफ मीठे पानी का एक भंवारा फूट पड़ा और साथ ही पुराने सिक्कों से भरा एक छोटा घड़ा मिला। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू के खेत में पानी आ गया और उसने अच्छी फसल बो दी। यह देख गांव का लालची जमींदार धनसुख हैरान रह गया। वो रामू के घर आया और उसने देखा कि रामू अपने गधे से बातें कर रहा है। ये कंगाल रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो रहा है? और ये गधा, इसके होंठ क्यों हिल रहे हैं? दाल में कुछ काला है। अरे रामू भाई, क्या बात है? आजकल तो बड़े ठाठ है। इस मरे हुए गधे के साथ क्या गुफ्तगू चल रही है? अरे नहीं हुजूर, कुछ नहीं, मैं तो बस इसे पुचकार रहा था। ये तो बेजुबान जानवर है। धनसुख को रामू की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो रात को चुपके से रामू के तबेले के पीछे छिप गया ताकि सच का पता लगा सके। रामू, कल बाजार से मेरे लिए थोड़े ताजे गन्ने लाना। और हां, वो जो जमींदार है ना, धनसुख, उसकी नीयत ठीक नहीं है। उसकी शक्ल बिल्कुल उबले हुए आलू जैसी है। चुप कर मंगू, कोई सुन लेगा तो आफत आ जाएगी। पर बात तो तूने सच कही, वो है तो बड़ा लालची। ये खराब धनसुख गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने जान लिया कि गधा जादुई है और बोल सकता है। अगले दिन धनसुख ने रामू को अपने महल में बुलवाया। उसने रामू पर एक पुराना फर्जी कर्ज निकाल लिया और उसे धमकी देने लगा। देख रामू, तेरे दादा ने मेरे दादा से 50 सोने के सिक्के लिए थे। या तो वो पैसे दे, नहीं तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। हाँ, एक रास्ता है, अगर तू वो गधा मुझे दे दे तो कर्ज माफ। नहीं हुजूर, मंगू सिर्फ मेरा गधा नहीं, मेरा भाई है। मैं नहीं बेच सकता, मुझ पर रहम करो। रामू रोता हुआ घर लौटा। वो किसी भी कीमत पर मंगू को नहीं खोना चाहता था, लेकिन मंगू ने एक तरकीब सोची। रामू, तुम फिक्र मत करो, मुझे उस जमींदार के पास जाने दो।
जैसी करनी वैसी भरनी का पाठ उसे सिखाना ही पड़ेगा। पर मंगो वो दुष्ट तुम्हें तंग करेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? अरे मैं कोई आम गधा थोड़े ही हूं, मैं तो वीआईपी गधा हूं। तुम बस देखते जाओ मैं उसके महल को कैसे चिड़ियाघर बनाता। भार भारी मन से रामू ने मंगू को धनसुख को सौंप दिया। धनसुख फूले नहीं समा रहा था। उसने मंगू को सबसे आलीशान कमरे में रखा और 56 भोग परोसे। जादुई गधे महाराज, अब जरा अपनी जुबान खोलिए और मुझे बताइए कि मैं रातों रात राजा कैसे बन सकता हूं। इतनी जल्दी क्या है लाला? पहले जरा खा पी लेने दे, फिर तेरी बैंड बजाता हूं। फिर तेरी बैंड बजाता हूं। धनसुख मिन्नतें करता रहा, लेकिन मंगू ने एक शब्द भी नहीं बोला। धनसुख सोचने लगा कि शायद गधा शर्मा रहा है। अगली सुबह धनसुख फिर मंगू के पास आया। इस बार मंगू ने अपनी आंखें घुमाई और इंसानी आवाज में बोला, सुनो धनसुख, अगर तुम्हें मुझसे दौलत चाहिए तो तुम्हें पहले एक अनुष्ठान करना होगा। तुम्हें पूरे गांव के सामने अपने सिर पर गोबर का लेप लगाना होगा। क्या गोबर? मेरी इतनी इज्जत है गांव में, मैं गोबर कैसे लगाऊंगा? तो ठीक है, मत लगाओ, दौलत भी भूल जाओ, मैं तो चला सोने। लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की आंखें घास चरने भेज देती है। धनसुख ने सोचा, कि एक बार गोबर लगाने से अगर खजाना मिलता है तो क्या बुरा है। जाओ तसले में भर के ताजा गोबर लाओ और पूरे गांव को इकट्ठा करो। कहो कि जमींदार साहब एक विशेष पूजा कर रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामू भी वहां आया। सबने देखा कि धनसुख बड़े जाव से अपने सिर पर गोबर मल रहा था। रामू अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। गोबर लगाने के बाद धनसुख बदबू से परेशान होकर मंगू के पास भागा। के पास भागा। महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब बताइए खजाना कहाँ है? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब तुम्हें रात के 12 बजे गांव के चौराहे पर जाकर गधे की आवाज में ढेचू ढेचू करना होगा। क्या अब गधे की आवाज भी निकालनी पड़ेगी? पर खजाने के लिए यह भी सह। बंसी जंगल से बर्तन बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी लेकर गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे अपने गांव की सीमा पर बना एक विशाल मंदिर दिखाई दिया, जहां बहुत भीड़ जमा थी। बंसी वहां खड़े एक व्यक्ति से बोला, अरे ए भाई, आज ये हमारे मंदिर में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या बात है भाई? कोई प्रसाद वसाद बट रहा है क्या? अरे बंसी भाई, गजब करते हो। क्या तुम नहीं जानते? अरे पास के राज्य से हमारे गांव में बहुत बड़े पहुंचे हुए पंडित आए हैं, जिन्हें हस्तरेखा का बहुत ज्ञान है। भाई, वो किसी की भी हाथ की रेखाओं को देखकर उसका भूत भविष्य वर्तमान सब ही बता देते हैं। हम और जितने लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, सब यहाँ पे अपना भविष्य जानने के लिए आए हैं। अरे दादा रे दादा, ई चक्कर है। ए भैया, तो फिर हमको भी अपना हाथ दिखाना चाहिए ना। हमको भी पूछना चाहिए कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा। इतना कहकर बंसी ने मिट्टी जमीन पर रखी और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर पंडित जी बैठे हुए थे। बंसी उनके सामने जा पहुंचा। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। ये देखिए दाया बाया, अब ये वाला, हाँ, ये सीधा हाथ। बताइए कि मेरा समय कब बदलेगा। हम तो तुम्हारे जो हाथ की रेखाएं हैं वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हारा समय तो अच्छा चल ही रहा है। देखो, तुम हो एक कुम्हार, तुम्हारे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और बच्चों के खिलौने अच्छे दामों पर बिकते हैं। और ये देखो, ये रेखा कहती है कि तुम्हारे घर में एक सुंदर पत्नी भी है। और यहां ये लो भाई, कुछ समय बाद तुम्हारी संतान भी तो होने वाली है। अरे क्या चाहते हो? तुम तो पहले से ही खुशहाल जीवन जी रहे हो, अब क्या समस्या है? अरे धट का खाक खुशहाल जीवन। अरे पंडित जी, इसको भी आप जीवन कहते हैं क्या? ये तो ऐसा है ना, मरे ना मोटाए, बस जीता जाए। रोज कमाना
और रोज खाने से क्या होगा? इससे क्या है, जीवन के मजे नहीं आते हैं। अरे पंडित जी, जीवन जीना है तो राजाओं महाराजाओं की तरह जिया जाए। उनके पास होता है विशाल खजाना। अरे सोचना ही नहीं पड़ता कुछ करने से पहले। अरे जीवन हो तो बड़े बड़े व्यापारियों जैसा हो, एकदम भर भर के जमा पूंजी होती है। कुछ भी करने से पहले कुछ नहीं सोचना, जो मन में आए सो करना है। अच्छा लो पंडित जी, एक बार दोनों हाथ देख लीजिए, माथा भी देख लीजिए, सब देख लीजिए, लेकिन बताइए तो सह। लेकिन बताइए तो सही, मैं इतना बड़ा धनवान कब बन पाऊंगा? हम तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदतें भी हैं, जैसे कि कभी कभी तुम अपने फायदे के लिए दूसरों से झूठ बोलते हो। और जिस दिन तुम ऐसा काम करना बंद कर दोगे और भविष्य में कभी भी सच्चे मन से अगर किसी के सामने सत्य बोलोगे, तो विश्वास करो, बस उसी दिन से तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा और तुम उतने ही धनवान बन जाओगे जितना तुम सोचते हो। बंसी क्रोधित हो उठा। सत्य सुनना है तो आज ही सुन लो। तुम हो एक नंबर के पोगा पंडित। तुमको कुछो नहीं आता है, ना कोई हस्तरेखा का ज्ञान है, ना कोई ग्रहों की स्थिति परिस्थिति पता है। हमको तो लगता है तुम्हारे ग्रह हिले हुए हैं। बात करते हो सत्य बोलो, सत्य बोलो। ऐसा है यहां बैठे हुए लोगों को मूर्ख बना रहे हो तुम, क्योंकि तुम जो कह रहे हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अरे इस संसार में ऐसा कौन है जो हमेशा सत्य बोलता है? और कौन आदमी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता? बताओ भला, कौन नहीं सोचता है? अरे राजा से लेकर महाराजा तक, अरे व्यापारी से लेकर तुम जैसे पंडित तक, सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। यहां दूसरों का हाथ देखोगे तो तुमको 4 कुरई आटा मिलेगा, उसी से तुम्हारा पेट चलेगा। बात करते हो, एक नंबर के पोंगा पंडित हो तुम। इतना कहकर बंसी क्रोधित होकर मंदिर से बाहर निकल गया। पोंगी बात करना, पोंगी बातें करना। बंसी अपनी मिट्टी की बोरी उठाकर घर जा पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या बात है? आपके चेहरे पर इतनी क्रोध की लकीरें क्यों झलक रही है? बंसी सारी घटना बताते हुए बोला। अरे गौरी, तुमको क्या बताएं, हमारे गांव में कितने अंधविश्वासी लोग हैं। एक पोंगा पंडित सबको मूर्ख बनाए जा रहा है और सब दनादन मूर्ख बने जा रहे हैं। भविष्य जानना है सबको। अरे मुझसे पूछो, मैं पूरे गांव का भविष्य बता दूंगा। बकवास मत कीजिए। पंडित जी के बारे में ऐसे अपशब्द मत निकालिए। अगर वो आपसे यह कह देते कि कुछ ही समय में आप बहुत अधिक धनवान बन जाओगे, तो आप प्रसन्न हो जाते और उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन उन्होंने सत्य बोल दिया तो आपकी समझ में नहीं आया। और वैसे भी सत्य तो बहुत ही कड़वा होता है, जो अक्सर लोगों को चुभता है और पसंद नहीं आता। अरे बस 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 बस, अब तुम ना चालू हो जाओ। अपनी बकवास बंद ही कर दो तुम। एक तो थका हारा लौटा हो, जल्दी से भोजन बनाओ। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। अरे रे गौरी, मुंह बनाकर भोजन बनाने चली गई। अगली सुबह बंसी गौरी से बोला। ए गौरी, काम पर जा रहा हूं मैं। तो कौन सा नया काम कर रहे हो? इस गांव में हर मर्द सुबह उठकर काम पर ही जाता है। बंसी चुपचाप घर से निकल गया। बंसी बाजार में अपनी दुकान पर मिट्टी के खिलौने बनाने लगा। तभी गांव के मुखिया का नौकर वहां आ पहुंचा। बंसी, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। अरे भाई, ये कोई समय है क्या बुलाने का? मुखिया जी से कहो कि मैं शाम के समय आऊंगा। ए बंसी, बकवास मत करो। मुखिया जी ने मुझसे कहा है कि बंसी को साथ लेकर ही आना, अन्यथा वो तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। ये सुनकर बंसी थोड़ा डर गया। अरे अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि कहीं साहब। अच्छा चलो चलो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूं। चलो चलो। बंसी मुखिया के नौकर के साथ वहां से चल पड़ा। कुछ देर बाद बंसी मुखिया की हवेली में खड़ा हुआ था। हम बंसी, तुमने कुछ दिन पहले हमसे 20 सोने के सिक्के लिए थे। जब भी मैं तुमसे वसूली करने जाता हूं तुम कोई ना कोई बहाना बना देते हो। परंतु अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला।
मुझे मेरे 20 सोने के सिक्के वापस चाहिए। लाओ। ऐसा है मुखिया जी कि मुझे बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। बस 1 महीने की मोहलत, मैं सब चुका दूंगा। अब मैं तुम्हें कोई मोहलत नहीं दे सकता। मुझे तो तुम्हारी नीयत पर शक हो रहा है। देखिए मुखिया जी, बात ऐसी है कि मेरा ना व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं और ऊपर से मेरी पत्नी की तबीयत भी सही नहीं चल रही है। अब आप समझ रहे हैं ना, वो कुछ दिनों से बीमार चल रही है और गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रही है। अब बताइए भला, ऐसे में पहले बीवी को देखूं कि क्या करूं? ओहो, ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या हो गया गौरी को? गौरी बीमार चल रही है। हाँ, वही तो। और उसकी बीमारी को लेकर मैं बड़ा चिंतित रहता हूं। क्या करूं समझ नहीं आता मुखिया जी। अपना दुख मैं किसी को नहीं बताता तो कोई समझ। अरे बस शांत, बस। ये बताओ, तुम्हारा नुकसान कैसे हो गया? अब आपको क्या ही बताऊं मुखिया जी। आपके 20 सोने के सिक्के से मैं दूसरे राज्य में एक कुआं आपके सामने है।